गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 6 मीन्स पार्ट 6 लिंग पढ़ेंगे। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो मैं लिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हुए साथ ही साथ उसके बैक एक्सरसाइज भी कराऊंगी। आप लोग को सभी को पता होगा कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, मीन्स लिंग कितनी कौन सी जातियों के आधार पर बांटा गया है। लिंग को दो जातियों के आधार पर बांटा गया, एक होता है पुरुष जाति और दूसरा होता है स्त्री जाति। पुरुष जाति को नर जाति भी कहा जाता है, स्त्री जाति को मादा जाति भी कहा जाता है। स्त्री और पुरुष जो जाति के रूप में डिवाइड किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? वो डिवाइड किया जाता है लिंग के आधार पर। अगर हम लिंग की परिभाषा देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उससे लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये पिक्चर देख लीजिए, किसका पिक्चर बना? पिता का पिक्चर। पिता किस में आएगा? पुरुष जाति के अंतर्गत आएगा। वैसी माता, माता किसके अंतर्गत आएगी? माता स्त्री जाति के अंतर्गत आएगी। अब आते हैं ये बैल, बैल किस जाति के अंतर्गत आएगा? वो भी पुरुष जाति के अंतर्गत आएगा। गाय भी स्त्री जाति के अंतर्गत आएगा। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उससे लिंग कहते हैं। ठीक है, अब आता है लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग से ही आप लोग को समझ आ जाएगा जो पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है, स्त्रीलिंग का जो स्त्रियों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम पुल्लिंग की परिभाषा देखेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे? शब्द के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या है? शब्द के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, बच्चा, आदमी, बैल, मोर, बंदर, हाथी, नाग, ये सब क्या है? आदि, ये सब क्या है? ये सब है पुल्लिंग। ठीक है, अब आता है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। मैंने ही आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिसमें स्त्री का बोध है उसे स्त्री जाति के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर शब्द के जिस भी रूप में स्त्री या मादा की जाति का बोध होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ बच्चा है, बच्चा ही सुनने से पता चल जा रहा है ये किसी पुल्लिंग के बारे में बता रहा है। वैसे ही बच्ची ये स्त्रीलिंग के बारे में बता रहा, पता चल जाता है। मोर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है। वैसे ही बैल क्या होता है? बैल होता है पुल्लिंग और गाय होती है स्त्रीलिंग। बंदरिया, औरत, हथनी, नागिन आदि ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि जीव जंतु प्राणियों ये सब में मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसी वस्तुएं भी होती है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे यह एग्जाम देखिए, यहाँ क्या दिया है? कैमरा। कैमरा से आपको पता चल रहा है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये आप लोग को याद रखना है। कैमरा किसके अंडर में आएगा? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। वैसे ही किताब, किताब किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। पेड़, पेड़ पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। स्त्री और साड़ी, साड़ी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या आप लोग को ये पता था कि कैमरा, पेड़, पुस्तक, साड़ी ये सब का कोई लिंग को दर्शाते हैं क्या? बट ये लिंग को भी प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखते हैं, निर्जीव वस्तुओं के अन्य उदाहरण। मतलब ऐसी चीज़ जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं होता है, उसमें अब बता रहा है कि वो क्या क्या चीज़ होती है जिसमें जान नहीं होता है, उसमें वो पुल्लिंग और कौन सी वस्तुएं होती हैं और कौन से स्त्रीलिंग होती हैं। तो जैसे पुल्लिंग में देख लीजिए, कागज, पंखा, कटोरी, ग्लास, जल, अखबार, कलम, चाकू, हवाई जहाज, शीशा, बस्ता, टीवी, खिलौना, जूता आदि। ये सब किसके अंतर्गत आ गए? ये सब आ गया है पुल्लिंग के अंतर्गत। वैसे ही स्त्रीलिंग के अंतर्गत क्या आएगा? चिट्ठी, साइकिल, मेज, पुस्तक, पेंसिल, दीवार, चाय, चटाई, कटोरी, थाली, माला,
बोरी, खिड़की और चप्पल आदि, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आता है स्त्रीलिंग के अंतर्गत में। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आप पढ़ने से या उच्चारण करने से आपको समझ नहीं आएगा ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बट कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो लिंग को दर्शाती नहीं है, बट वो आपको पढ़ने से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है कि पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कि अभी ये पुल्लिंग की पहचान के लिए बता रहे, दिनों के नाम। दिनों के नाम आपको पता था कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, बट आता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार। ये सब क्या है? ये सब है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर आदि। ये सब क्या है? ये सब आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत। वैसे ही देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका आदि। राज्यों के नाम, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि। प्रायः सभी पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते, जैसे आम, अमरूद, बरगद आदि। पहाड़ों के नाम भी, हिमाचल, विंध्याचल आदि, ये सब भी क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। ग्रहों के नाम, तारों के नाम, धातुओं के नाम और महाद्वीपों के नाम। तो आपको ये याद रखना है, आप इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे तभी आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा। वैसे आपको स्त्रीलिंग का भी दे दिया है, चाहे भाषा हो, चाहे लिपि हो, चाहे बोली हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। वैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, कृष्णा, कावेरी आदि, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तिथि के नाम, जैसे एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तिथियों के नाम भी किस में आता है? स्त्रीलिंग में। खेलों के नाम, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, इसके अलावा भी बहुत सारे गेम होते हैं ना, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब भी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। वही अक्रांत तत्सम शब्द, जैसे घटा, कृपा, दया, माला, लता, लज्जा, शोभा, रचना, क्षमा, घटना आदि, ये सब भी हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। वैसे ट, वट और हट से समाप्त होने वाले भाववाचक संज्ञा, जैसे झंझट, सजावट, लिखावट, आहट, घबराहट आदि। जो भी चीज़ में मतलब लास्ट में ट लगा हो या वट लगा हो, चाहे हट लगा हो, वो सभी क्या भाववाचक संज्ञा होती है। सॉरी, भाववाचक संज्ञा बोली, वो होते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, इस प्रकार त, आई और आज से समाप्त होने वाले भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे शत्रुता, मधुरता, अच्छाई, बुराई, कमाई, मिठाई, खट्टास आदि। ये सब किसके अंतर्गत आती है? ये सब आती है स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है, ये सब आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम में दी हूँ तो कौन बोल रहा है मैडम आप पढ़ाए नहीं, ऐसा नहीं। ये सब आपको याद करना है। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको उसको प्रॉपर वे में याद करना है कि वो कौन कौन से चीज़ें हैं जिस लिंग में वो जो लिंग में मतलब दिनों, दिवस, ये सब वार कौन से लिंग के अंतर्गत आते हैं, वो आपको इससे पढ़ने से पता चलेगा। अब आता है लिंग परिवर्तन। लिंग में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे माता का क्या होगा? पिता, बेटा का बेटी, भाई का बहन, वो किस तरीके से होता है? तो ये उसको पहचानने का तरीका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ और आहा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देखो बाल, तो लिखा है बाला, आ का मात्रा लग गया ना। उसी तरह यहाँ पे देखो वृद्ध, वृद्धा, आचार्य, आचार्य, आदरणीय, आदरणीय, आदरणीयता, ये सब क्या हो गया? ये सब आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, वैसे ही पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ, ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे नर लिखा है, अब इसमें करेगा या तो आ का उच्चारण होगा, या आ का उच्चारण होगा, या ई का उच्चारण होगा। जैसे नर का अगर हम उसे परिवर्तित करते तो क्या होगा? नारी, मीन्स क्या हुआ? ई का उच्चारण हुआ। वही लड़का का अगर करे तो लड़की, ई का उच्चारण हुआ।
दादी, तो सॉरी दादा का क्या होगा, दादी। तो सभी में आप सुन रहे होगे कि ई का उच्चारण दिखा रहा है। ये सब आपको पढ़ना और याद रखना ताकि आपको पहचानने में आसानी जाए। इसका थर्ड पॉइंट है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे ना कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसके अंत में हम लोग इन शब्द लगाकर एक प्रत्यय बना सकते हैं। जैसे कि बाघ, बाघ क्या भाग है, पुल्लिंग। अगर उसको बस स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनाएंगे, बाघिन। वैसी नाग, नाग का क्या होगा, नागिन। माली, मालिन। नाती, नतनी। ये क्या है, इसमें इत शब्द का उच्चारण हो रहा है। अब फोर्थ देखते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इक प्रत्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, जैसे कि ये देख लीजिए, अक की जगह इक शब्द का, जैसे लिखा अध्यापक तो हो जाएगा अध्यापिका। और वैसे सेवक का क्या होगा, सेविका। धावक का धाविका। गाय का गायिका। ठीक है, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने का एक प्रोसेस है। अब आता है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में नी का प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे शेर, अब उसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या होगा, शेरनी। नी का उच्चारण हो गया। वैसे क्या, डिब्बा, डिब्बियाँ। ठीक है, सॉरी, चोर का क्या होगा, चोरी, चोरनी। सिंह का सिंहनी। मोर का मोरनी। तो इसका किस में उच्चारण हो गया, इसका उच्चारण हो गया नी का। ठीक है, अब आपका आता है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पे ईया करके स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। ये सब प्रोसेस बेटा ध्यान से पढ़ना, आपको इसको समझने में आसानी जाएगी। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा में आ का उच्चारण हुआ, आ का उच्चारण, बट उसे परिवर्तित करके ईया का उच्चारण करेंगे तो कैसे बनेगा, बुढ़िया। डिब्बा, डिब्बिया। ये सब क्या है, अ का उच्चारण हो रहा है बट लास्ट में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, ईया जोड़ दे रहे हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रकार, आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे सेठ लिखा है, अब उसे स्त्रीलिंग बनाना है तो शेठानी होगा, तो इसमें आनी का उच्चारण हो गया। वैसी क्या हो गया, देवर का क्या हो गया, देवरानी हो गया। नौकर का नौकरानी हो गया। ये सब क्या पुल्लिंग है बट इसको स्त्रीलिंग में इस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब आता है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल अलग होता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल अलग होता है। जैसे कवि का क्या होगा, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, किसी में आइन लगा दे, आनी लगा दे रहे थे, किसी में आइन लगा दे रहे थे, बट इसमें ऐसा नहीं लगाना है। जैसे यहाँ कवि दिया है तो क्या होगा, कवित्री। सम्राट, सम्राट्री, सम्रागी। फिर क्या है, बाप का माँ। फिर आएगा राजा का रानी, युवक का पुरुष और पुरुष का स्त्री। ये पूरा एक तरीके से जेंडर चेंज होते जा रहा है ना। अब 10वां, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में या इन्हीं शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों में क्या लास्ट में इन्हीं जोड़ के एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे हंस, तो क्या बनाएगा, हंसनी। हाथी, हथनी। तपस्वी, तपस्विनी। वासी, वासिनी। सिंह, सिंहनी। और ये सब क्या चीज़ है, इसमें ना इन्हीं के जगह पर सॉरी, इसमें इन्हीं शब्द को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपका आता है 11, कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में किया जाता है। इन शब्दों को के आगे मादा जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं बट उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे वैसे पुल्लिंग में भी कुछ, स्त्रीलिंग में भी कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं जो पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं होता। जैसे देखिए, कौआ का अगर उसको लिखना है तो अपन लिख पाएंगे क्या, नहीं। उसमें परिभाषा में ये चीज़ को मेंशन कर दिया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कौआ, अगर उसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, मादा कौआ। खरगोश है तो खरगोश कौआ।
वैसे ही बिच्छू है तो मादा बिच्छू, मच्छर है तो मादा मच्छर, और गर्व है तो पक्षी है तो मादा पक्षी, चीता है तो मादा चीता। ठीक है, इसमें कोई प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाता, बस सामने में नर की जगह मादा को जोड़ दिया जाता है। अब आता है याद। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनका प्रत्येक सदैव स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। इन शब्दों के आगे नर जोड़कर नए पुल्लिंग बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो स्त्रीलिंग के रूप में ही होते हैं, बट कुछ शब्द जोड़कर उसको पुल्लिंग में बना देते हैं। जैसे मक्खी, मक्खी पुल्लिंग है और उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? नर मक्खी। चील तो क्या आएगा? नर चील। छिपकली, नर छिपकली। चिड़िया, नर चिड़िया, पुल्लिंग। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब पुल्लिंग अगर उससे बनाना है तो उसके आगे हम नर जोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे तितली के आगे क्या जुड़ेगा? नर तितली। चींटी के आगे नर चींटी। तो आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका बैक एक्सरसाइज समझाएंगे। ओके, थैंक यू।